नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ईमेल आईडी है uptripplesclecturesonline@gmail.com। तो आप सभी लोगों की अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप इस आईडी पे हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप सीधे कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 की। इसके अंतर्गत जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है उसके कुछ विशेष प्रश्नों का संग्रह मैं आपके पास लेकर आया हूँ। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग पेन और पेपर लेकर के जो है बैठ जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट लगेगा आप उसे नोट कर लेंगे। थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है जर्मन, अंग्रेजी, यूनानी और फ्रांसीसी। ठीक है, तो अर्थशास्त्र मतलब अर्थ प्लस शास्त्र। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धन का अध्ययन। ठीक है, धन का अध्ययन, जिस सब्जेक्ट में धन का अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र सामान्य विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो अर्थशास्त्र शब्द है ये आपका यूनानी भाषा से लिया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, यूनानी भाषा से यह शब्द लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसका होता है भाई? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और संसद। देखिए भाई, किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है वो संसद के पास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ठीक है, 4 वेद जो आपके होते हैं उनमें से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो आपका जो अथर्ववेद होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अथर्ववेद में क्या है? यह जो है तंत्र मंत्र जादू आदि से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, इसमें जादू, टोना, वशीकरण आदि से संबंधित मंत्र हैं जिनका प्रयोग बुरी शक्तियों और बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो भाई अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, कौन सा युग है भाई? गुप्त युग में हुआ था या फिर मौर्य युग में हुआ था या फिर कुषाण युग में या फिर पाल युग में? ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपकी वो गुप्त युग में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो है गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। नोट कर लीजिएगा, कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यह एक प्रमुख बौद्ध अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यह बिहार के राजगीर के निकट स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? किसके काल में? गुप्त काल में, मौर्य काल में, हर्षवर्धन के काल में या फिर कुषाण काल में? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुषाण काल में क्या था? बाल विवाह की प्रथा जो है आरंभ की गई थी। ठीक है, बाल विवाह की प्रथा की जो है शुरुआत कुषाण काल में प्रथम शताब्दी में हुई थी। इस काल में क्या था? कन्या की विवाह की आयु जो है 8 से 10 वर्ष थी। ठीक है, 8 से 10 वर्ष की एज में ही कन्याओं की शादी कर दी जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ठीक है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, मनसुख लाल नजर या फिर महादेव देसाई या फिर अल्बर्ट वेस्ट? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक जो आपके थे मनसुख लाल नजर जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस पत्रिका का जो प्रकाशन था वो 1903 में हुआ था। 1903 ईस्वी में जो है इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है आपकी दक्षिण अफ्रीका से की गई थी और इस पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर जी थे। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस हेतु है? उषा मेहता को आप लोग जानते होंगे, फेमस है, तो ये क्यों फेमस है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, या फिर आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु, या फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु,
या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु। तो मैं आपको बता दूं कि उषा मेहता को हम लोग क्यों जानते हैं, इन्होंने क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया था, ठीक है, तो इसलिए इन्हें हम लोग जानते हैं, इसीलिए फेमस है। उषा मेहता, इनका जो समय था ये 25 मार्च 1920 से जो है ये 11 अगस्त 2000 तक जिंदा रही, ठीक है, 11 अगस्त 2000 तक इन्होंने साथ दिया हमारे देश का, ठीक है। ये क्या थी, एक प्रसिद्ध जो है गांधीवादी थी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इन्हें कांग्रेस के गुप्त रेडियो संचालन के लिए याद किया जाता है, जो कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुछ महीने के लिए जो है संचालित किया गया था, ठीक है। तो आपको पता चल गया क्यों इनको जो हम लोग जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से आप देखिएगा, जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, डैन्यूब नदी के तट पर बसा मान जर्मन संघीय गणराज्य की राजधानी है, ठीक है, ओके। रूर राइन की सहायक नदी है, ठीक है। लाओएस्क मुख्यतः नुरेनबर्ग के पूर्व में, हनोवर के दक्षिण पूर्व में और रूस के दक्षिणी क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है। सैक्योनी प्रदेश में उन्नत तकनीक पर आधारित उपकरण एवं यंत्र बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जर्मनी के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, जर्मनी जो है आपका बान राइन नदी के तट पर बसा एक महत्वपूर्ण नगर है, ठीक है। ये क्या है, बान राइन नदी के तट पर बसा एक महत्वपूर्ण नगर है, जो कि पहले जर्मन संघीय गणराज्य की राजधानी थी। वर्तमान में यह महत्वपूर्ण शैक्षिक और औद्योगिक नगर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये गलत है, ठीक है। डैन्यूब नदी के तट पर बसा मान जर्मन संघीय गणराज्य की राजधानी है, ये गलत है, ठीक है। ये क्या है, मान राइन नदी के तट पर बसा एक महत्वपूर्ण नगर है, जो कि पहले जर्मन संघीय गणराज्य की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। वर्तमान में यह जो है बहुत ही शैक्षिक और औद्योगिक नगर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। बाकी रूर राइन की सहायक नदी है, ये भी सही है। लाओएस मुख्यतः नुरेनबर्ग के पूर्व में, हनोवर के दक्षिण पूर्व में और रूस के दक्षिणी क्षेत्रों में मिलता है, ये भी सही है। और सैक्सोनी प्रदेश में उन्नत तकनीक पर आधारित उपकरण एवं यंत्र बनाए जाते हैं, ये भी सही। यानी कि बी आपका और सी आपका और डी आपका, ये तीनों सही, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। गिद्ध की प्रजाति आप लोग जान ही रहे हैं कि खत्म हो रही, तो इनके लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा अम्लीय वर्षा, नदियों का प्रदूषित जल, गिद्धों का अत्यधिक शिकार, या फिर डिक्लोफिनाक या एस्पिरिन जैसी पेन किलर पीड़ानाशी दवा, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा बिल्कुल नहीं है, नदियों का प्रदूषित जल ये भी नहीं है, गिद्धों का अत्यधिक शिकार बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, ये भी गलत है। ये आपका सही है, डिक्लोफिनाक एस्पिरिन जैसी पीड़ानाशक दवा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है। गिद्धों का क्या है, गिद्ध क्या करता है, ये मृत जीव जंतुओं को खाकर साफ सफाई का काम करता है, एक तरीके से आप लोग मान लीजिए, ठीक है। हम लोग जो है गिद्ध को एक महत्वपूर्ण शोधक भी मानते हैं, लेकिन भारत में क्या है कि पशुओं के उपचार के लिए जो है डॉक्टर लोग क्या करते हैं, डिक्लोफिनाक एस्पिरिन या फिर इबुप्रोफेन जैसी पेन किलर्स आती हैं, इनका इस्तेमाल बहुत करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जिस जानवर के ऊपर इनका इस्तेमाल किया गया है वो जानवर मर गया, तो गिद्ध जब उस पशु के मर जाने पे उसके मांस को खाएगा तो उसकी किडनी खराब हो जाएगी, और जब किडनी खराब हो जाएगी तो मर जाएगा, जाहिर सी बात है भाई। मेन रीजन तो यही है कि बिना किडनी कोई आदमी हो या चाहे जानवर हो, कोई जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये डिक्लोफेनिक एस्पिरिन और ये आपकी जो आती है इबुप्रोफेन दवा, ये जो दवाएं जो होती है ना, ये बहुत ही हानिकारक है। इनके मांस का जैसे ही गिद्ध सेवन करता है वो तुरंत उसकी किडनी खराब हो जाती है और वो मर जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो भाई हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है मैं आपको बता दूं, स्टैचू ऑफ पीस जो है भारत के राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या है, जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ जी महाराज की 151वीं, ठीक है, 151वीं वर्षगांठ पर यानी जयंती पर, ठीक है,
इनकी 151 जयंती के अवसर पे प्रधानमंत्री अपने जो पीएम मोदी साहब हैं, इन्होंने जो है स्टैचू ऑफ पीस का जो है अनावरण किया था। ठीक है, यह राजस्थान के पाली में स्थित है और इसकी प्रतिमा जो है 151 इंच की 151 इंच की जो है लंबी है और अष्टधातु की बनी हुई है। ठीक है, यानी कि 151 इंच की ऊंची है और अष्टधातु से बनाई गई है। ठीक है, इसका अनावरण जो है पीएम मोदी जी ने किया था। कब किया था? जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ जी के 151वीं जयंती के अवसर पे किया था। ठीक है, तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है, प्रधानमंत्री की जो वाणी योजना है वो किससे संबंधित है? प्रिंट तथा डिजिटल मीडिया के सेंसरशिप से, लोक संगीत के विकास से, लोकसभा के दृश्य श्रव्य प्रसारण से, या फिर सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। ठीक है, तो पीएम वाणी जो आपकी योजना है, इसे इसका पूरा नाम क्या है? पीएम वाणी इंटरनेट योजना, पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था? आपका जो है दूरसंचार विभाग द्वारा। उद्घाटन किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि फ्री इंटरनेट है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से जो है प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, सभी लोगों ने सुन रखा होगा इसका नाम। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? दिव्यांग व्यक्तियों से, या फिर बाल स्वास्थ्य से, या फिर महिला सशक्तिकरण से, या फिर वंचित लोगों से। तो सुगम्य भारत अभियान क्या है? ये विकलांग या फिर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया जो है एक देशव्यापी अभियान था। ठीक है, तो इसका संबंध किससे हो गया? दिव्यांग व्यक्तियों से हो गया, दिव्यांग या फिर विकलांग व्यक्तियों से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सिटीजन एंड सोसाइटी अच्छी बुक है। हामिद अंसारी, प्रणब मुखर्जी, या फिर नंदन नीलेकड़, या फिर सत्यजीत रे। तो सिटीजन एंड सोसाइटी के जो लेखक हैं इस पुस्तक के, ये हामिद अंसारी जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस पुस्तक में क्या है? इस पुस्तक में राष्ट्रीय नीति, सशक्तिकरण और सुरक्षा पे जो है चर्चा की गई है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप लोग देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, जो मिट्टी लाल हो जाती है उसका कारण क्या है? ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का बाहुल्य, या फिर संचित ह्यूमस, या फिर फास्फेटों का बाहुल्य, या फिर फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। ठीक है, तो भाई फेरिक ऑक्साइड जो होता है ये ज्यादा पाया जाता है इसमें, इसीलिए जो है ये लाल हो जाती है मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। लाल मृदा क्या है? भारत के दक्कन पठार पे बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, यह तमिलनाडु के पेरियार व सेलम जिलों में ज्यादा पाई जाती है। लाल मिट्टी की प्रकृति जो है रेतीली टाइप की होती है। ठीक है, ये दोमट मिट्टी जैसी नहीं होती, उससे बिल्कुल अलग होती है। और इसमें क्या रहता है? इसमें लौहांश बहुत अधिक होता है। ठीक है, फेरस की मात्रा ज्यादा होती है और ह्यूमस कम मात्रा में मिलता है, इसीलिए इसे हम लोग जो है पीली मृदा भी कहते हैं, पीली मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, लौहांश ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण जो है लाल और पीली जो है दिखाई देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फेरिक ऑक्साइड जो है इसमें ज्यादा मिलता है, इसलिए यह मिट्टी जो है लाल कलर की या फिर पीले कलर की दिखाई देती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, और ये आज का लास्ट प्रश्न होगा, परमाणु अभाज्य है, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है, ऑप्शन दे रखे रदरफोर्ड, डाल्टन, या फिर बर्जीलियम, या फिर सीवी रमन। ठीक है, तो परमाणु अभाज्य है यह किसने प्रस्तावित किया था? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। कोई भी द्रव्य हो, चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, ये सब सूक्ष्म कणों द्वारा जो है निर्मित होते हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं, और ये विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, डाल्टन। ठीक है, परमाणु अभाज्य है यह जो है डाल्टन जी ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी, कुछ अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ में, कुछ अच्छे जो है नॉलेज के साथ में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।